हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ अंकित भारद्वाज। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हैं क्लास 12 आईएससी कॉमर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला तो देखिए, इस एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही आता है, साथ ही साथ आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके लिए चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कैसे बना है? ये दो वर्ड से बना है, पहला है बिजनेस और दूसरा एनवायरनमेंट। फ्रेंड, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस इज नथिंग बट एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी जिससे आपको रेवेन्यू का इन्फ्लो होता है, राइट? दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। तो हमारे बिजनेस करने के लिए जो मेरे पास एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है, मेरा जो एग्जिस्टिंग वातावरण है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस करने का जो माहौल है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट? तो ये तो देखिए फ्रेंड्स, इनफॉर्मल एक्सप्लेनेशन हो गया। आइए एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही अच्छे ऑथर है जिनका नाम है कीथ डेविस। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। क्या है डेफिनेशन? देखते हैं। डेफिनेशन इज, बिजनेस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द अग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड इफेक्ट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? इट इज अग्रीगेट ऑफ थ्री वर्ड्स। पहला है कंडीशन, दूसरा है इवेंट्स और तीसरा है इन्फ्लुएंसेस, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को घेरे हुए है और उसको इफेक्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। ठीक है? तो व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट इज नथिंग बट अग्रीगेट ऑफ थ्री थिंग्स। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? फर्स्ट इज कंडीशन, सेकेंड वन इज इवेंट्स एंड द थर्ड वन इज इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड इफेक्ट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़े तो कंडीशन का मतलब होता है हालात, इवेंट्स का मतलब होता है आयोजन और इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है प्रभाव। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इन तीनों का मीनिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट को मैं कैसे जोड़ूंगा इन तीनों वर्ड से। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, दिस इज माई प्रोफेशन, दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस, यू कैन से। फाइन। तो अभी क्या है? अभी जो कंडीशन, अभी हालात क्या है? कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है। फाइन। इससे इवेंट्स क्या हुआ? इससे अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा लॉकडाउन हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ह्यूज गैदरिंग से अपने आप को दूर रखना है। फाइट। और इसका इन्फ्लुएंस क्या है? इसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि हम लोग अभी फेस टू फेस क्लासेस नहीं दे पा रहे, फिजिकल क्लासेस नहीं दे पा रहे, स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी बंद है। फाइन। तो इसका इफेक्ट हुआ। तो बेसिकली क्या है? ये मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट हुआ। मेरा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंडीशन अभी क्या है कि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। इवेंट्स क्या हुआ? लॉकडाउन वगैरह हुआ, हम लोगों के पास गाइडलाइंस आया कि हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हम लोग को ह्यूज गैदरिंग्स नहीं करना है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि हम लोग फेस टू फेस क्लासेस नहीं दे पा रहे। तो बेसिकली जो तीन चीज़ें हैं ना, ये मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है। समझ में आया आपको बहुत अच्छे से? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? फीचर्स को हम लोग पहले सारा पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको सारा का सारा पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइन। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही चीज होती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला फीचर क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकेंड फीचर इज जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। चौथा इज कॉम्प्लेक्सिटी। फिफ्थ वन इज डायनेमिक। सिक्स्थ वन इज रिलेटिविटी। सेवन वन इज अनसर्टिनिटी। 8 one is multi-dimensional, 9 one is mutual dependence, 10th one is diversity and 11th one is non-controllable। तो ये तो था फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हम लोग एक एक करके सारा पॉइंट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है? देखिए, क्या होता है ना, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ना फ्रेंड्स, वो एक अग्रीगेटली नेचर होता है। मतलब किसी भी एक चीज़ को आप बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीज़ें मिलके बिजनेस इन्वायरमेंट बनाती है। तो व्हाट इट इज बेसिकली क्या है? ये अग्रीगेट नेचर का है, ये कोई भी एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है? और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे फैक्टर्स मिल के क्या बिजनेस इन्वायरमेंट बनते हैं। फाइन। सेकेंड इज जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेज। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट में दो तरह की फोर्सेज होती है, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। जनरल फोर्सेज बेसिकली क्या होता है? कोई भी बिजनेस से जुड़े हुए इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल हालात जो होते हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये जो फोर्सेस होती है, बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि
अभी पैंडेमिक में मैं बार बार पैंडेमिक का एग्जांपल इसलिए दूंगा कि आप लोग सब रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से। आज देखिए जो गाइडलाइंस है, ये जो गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क वगैरह पहनना है, सैनिटाइज़र वगैरह हम लोग को साथ में कैरी करना है, तो जनरल है ना, ये सभी लोगों के लिए है। ये कोई भी पर्टिकुलर, देखिए कोई पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सबके लिए है, फाइन। तो ये देखिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस को तो अफेक्ट कर ही रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई पैंडेमिक के टाइम में। स्पेसिफिक फोर्सेज होती है ना जो हम लोग के बिजनेस से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड होती है, वो लोग को कौन लोग हो सकते हैं? हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, कंपेटिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, और उनका उठाया हुआ कोई भी जो कदम है मेरे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा कोई सप्लायर है, वो जो मेरे रॉ मटेरियल्स वगैरह है, जो भी मेरे इनपुट्स है, उनका दाम अगर बढ़ा दे तो मेरा बिजनेस को इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा। अगर मेरे कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से अगर हैप्पी नहीं है, अगर वो मान लीजिए किसी और के पास मूव ऑन कर जाते हैं, तो ये सब मेरे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, फाइन। तो आई होप आपको जनरल फोर्सेज और स्पेसिफिक फोर्सेज समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है इंटर रिलेटेडनेस। देखिए जितना भी बिजनेस इन्वायरमेंट का एलिमेंट्स होता है ना, वो इंटर रिलेटेड होता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होता है, और एक चीज़ का अफेक्ट ना दूसरे चीज़ को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, हम लोगों को पैंडेमिक के टाइम में हम लोग को अपना इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। WHO भी बोले, डॉक्टर्स का भी ये सेम एडवाइस है। तो अभी क्या हो गया, हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और हेल्थ अवेयरनेस के कारण क्या हुआ, जो भी हेल्दी फूड्स है ना, उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ, अवेयरनेस के कारण, हेल्थ अवेयरनेस को जो इंपॉर्टेंस मिली उसके कारण क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट हो रहा है हेल्दी फूड्स का डिमांड बढ़ गया। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस आया, पैंडेमिक का सिचुएशन है, उसके कारण क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस, सिंस हम लोग फिजिकली तो ज़्यादा मिल नहीं सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस का क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। समझ में आया? तो यही इंटर रिलेटेडनेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों, रीज़न क्या है? देखिए क्या इसके जितने भी इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और नई नई चीज़ें आ रही है। इसके कारण क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिजनेस इन्वायरमेंट। समझ में आया? क्योंकि ये कोई भी मतलब बेसिकली ये स्टेगनेंट नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट इज डायनामिक। देखिए डायनामिक में भी वही है, बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, ये स्टैगनेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। जिसके कारण क्या होता है, जैसे हर टाइम एक ही इन्वायरमेंट होने वाला नहीं है, हमेशा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि देखिए हर एक मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स एंटर करते रहते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे कोई भी बिजनेस करे, अगर उसका टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो आपको भी अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट थिंग देखिए रिलेटिविटी। देखिए हर एक दुनिया का, हर एक बिजनेस का ना, बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज हम लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का अवेलेबिलिटी हम लोग के पास बहुत ईजी है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है वो आप इजीली अवेल कर सकते हो अगर आप शहरों में रहते हो। जो लोग विलेजेस वगैरह में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं, जिसके कारण क्या है, ऑनलाइन क्लासेस अभी भी उस मोबिलिटी, उस स्ट्रेंथ के साथ, उस फोर्स के साथ नहीं पहुँच पा रही है। तो आप नहीं बोल सकते कि जो शहर के स्टूडेंट्स हैं और जो विलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल लेवल पे compete कर पा रहे हैं। दैट्स इनकरेक्ट। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है और शहरों का इन्वायरमेंट अलग होता है। वैसे देखिए आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाओ, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ का बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। वहाँ पे लोग स्टार्टिंग से ही क्या है, काफ़ी टाइम से ना इंटरनेट से एक्वेंट हो चुके हैं। उनके लिए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं। बट हमारी कंट्री की बात करें, अभी जो यंगस्टर्स है वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि हमारे जो ऊपर की जनरेशन है, हमारे मम्मी पापा है या फिर हमारे भैया लोग हैं, जो हमारे अंकल वगैरह है, वो भी टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे एक्वेंट हो रहे हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो पूरी तरह टेक सेवी हो गए, राइट। तो वैसे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है ना, हर जगह के लिए क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे मैं कोलकाता सिटी में हूँ, तो कोलकाता सिटी का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ये आई एम वेरी सॉरी टू से, बट बिजनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही नहीं है। मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ वन ऑफ द रीज़न। बट अगर आप गुजरात वगैरह जाओगे और मुंबई वगैरह जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, तो वहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वो। तो देखिए वहाँ पे बिजनेसेस भी आए दिन बढ़ते रहते हैं, फाइन।
नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी। देखिए क्या बिजनेस में हाईली अनसर्टेन है, क्योंकि इट इज एक्चुअली, आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। ठीक है, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है। आज हम लोग हो सकता है जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वी आर नॉट एट अ परफेक्शन लेवल, बिकॉज देखिए कहते हैं ना कहावत, इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये क्या है, बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंट अनसर्टेन होता जा रहा है, तो हम लोग को भी अपने आप को रैंडमली चेंज करते रहना चाहिए। कब क्या टेक्नोलॉजी आ जाए हमको पता नहीं, कब ये टेक्नोलॉजी में अभी यूज़ करो ऑब्सोलेट हो जाए, इवन आई डोंट नो। और जिस कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया उनको भी नहीं पता, तो वो लोग भी क्या करते हैं ना, इन्वायरमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते रहते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि वो लोग अपडेटेड है कि नहीं। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का मल्टी डायमेंशन होता है, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, उसमें से 2 डायमेंशन होता है, माइक्रो और मैक्रो। फाइन। नेक्स्ट है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादातर इकोनॉमिक फोर्सेस जो होती है वो नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही डाइवर्स नेचर का है, ये एक नेचर नहीं है, इसका बहुत सारा नेचर है, और सारे नेचर को समझना आई वुड से इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कंट्रोलेबल। देखिए क्या होता है ना, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए क्या है कि जितना बिजनेस, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं, दैट इज़ ओके, बट ज़्यादातर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आप गवर्नमेंट नहीं हो, यू आर जस्ट अ बिजनेस एंटरप्राइज, तो एट द एंड ऑफ द जो गवर्नमेंट करेगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ नॉन कंट्रोलेबल का। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। फाइन। नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सेकेंड पॉइंट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल, थर्ड पॉइंट इज कस्टमर फोकस, फोर्थ नंबर इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, फिफ्थ वन इज कॉपिंग विद द चेंज, सिक्स्थ वन इज पब्लिक इमेज, सेवेंथ वन इज कंटिन्यूअस लर्निंग। तो चलिए आइए हम लोग पॉइंट्स तो एक एक बार पढ़ लिया, अब हम लोग एक एक करके इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फाइन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए क्या होता है, अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर होना, इससे क्या होता है ना, हर एक एंटरप्राइज को क्या होता है, एक एडवांटेज मिलता है अर्लियर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। जैसे मान लीजिए जैसे ही कोरोना वायरस आने वाला था या फिर आ गया था, ठीक है, तो जितने भी ऑन्टरप्रेन्योर्स थे वो लोग समझ गए थे कि देखिए वायरस का क्या इम्पैक्ट है, उस वायरस से बचने का क्या तरीका है। ऑब्वियसली वैक्सीन तो है, लेकिन वैक्सीन तो अभी बन रही है, पूरी तरह भी वैक्सीन सब जगह बनी भी नहीं है, राइट। तो जो ऑन्टरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है, उन्होंने क्या समझा, दो तरीका है। पहला बात है आपको हाइजीन मेंटेन करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और आपको क्या करना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया और सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया। जितनी भी कंपनीज, जितनी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज जो स्टार्टिंग में सैनिटाइजर बना रहे थे और मास्क बना रहे थे, उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमाया। तो वो ये चीज़ क्यों कर पाए, वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनको सिचुएशन का, उनका जो इन्वायरमेंट था आसपास का, उनसे वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे, जिसके कारण वो क्या हुआ, उन लोगों ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया और उन्होंने ह्यूज रेवेन्यूज़ कमा दिया। अब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को मैं समझाता हूँ। अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या है, मान लीजिए भी एक ऐसा फेज़ है जहाँ कोरोना वायरस चल तो रहा है, बट हम लोगों ने धीरे धीरे अपना डे टू डे एक्टिविटी भी स्टार्ट करना, मतलब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट हाँ, अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा, वो प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो वही वाला बात है कि अभी हम लोग अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रखे, इसलिए देखिए अभी तक हम लोगों ने फेस टू फेस फिजिकल क्लासेस नहीं स्टार्ट किए, बिकॉज वी केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसका अर्ली वार्निंग सिग्नल समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। मैं वही कंपनीज का एग्जांपल दे रहा हूँ जो मास्क और सैनिटाइजर बना रही है। अब धीरे धीरे देखिए ऐसा लग रहा है कि जनवरी फरवरी तक अगर वैक्सीन आ जाएगी, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आने वाला जो 6 महीना उसमें कम होने वाला है। अब जिस स्पीड से जो कंपनीज सैनिटाइज़र और मास्क बना रही थी, वो आने वाला 2-3 महीना में देखिएगा अपना मास्क और सैनिटाइज़र का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन करते जाएंगे। इनको पता है, रीज़न बीइंग कि अगर वो ज़्यादा सैनिटाइज़र और मास्क बना दिए तो अगर उन्होंने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि उनका जो स्टॉक है ना वो बिकेगा नहीं, और अगर स्टॉक बिकेगा नहीं तो हो सकता है उनको ह्यूज लॉसेस सफ़र करना पड़े। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उस टाइम उनको ये सिग्नल देगा, ठीक है। कस्टमर फोकस। देखिए इन्वायरमेंट से अगर हम लोग अवेयर रहते हैं, इन्वायरमेंट से अगर हम लोग प्रॉपर्ली इंटरैक्ट करते हैं, तो क्या होता है,
अगर मैनेजमेंट बहुत ही सेंसिटिव, मतलब बहुत ही प्रॉपरली अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, तो इससे क्या होता है, हम लोग अपने कस्टमर का चेंजिंग नीड्स को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर इज़ द अल्टीमेट बॉस। अगर उसका चेंजिंग नीड्स को हम समझेंगे तो अपने कस्टमर्स के ज़रूरत के हिसाब से हम प्रोडक्ट बना पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारे कस्टमर खुश रहेंगे, हम लोग के लिए आसानी होगी कि हम अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाएँ। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ये पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए क्या होता है, जब भी हम इन्वायरमेंट का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो हम लोग को इन्वायरमेंट ना बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि किसी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कॉपिंग विद द चेंज। कोपिंग विद द चेंज का मतलब क्या होता है, जितने भी बिजनेस लीडर है ना, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस रन करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इन्वायरमेंट से कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करे, और जितने भी इन्वायरमेंट जो भी आपको सिग्नल दे रहा है उसके साथ कोऑप करे, और बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट के साथ साथ कंधे से कंधे मिला के अपने आप को चेंज करते हुए अपनी इंटरप्राइजेस को आगे लेके जाए। तो ये अगर आप इन्वायरमेंट के साथ अवेयर हो, आप उस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा कि आप इन्वायरमेंट के साथ कोप अप कर पा रहे। नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज। देखिए क्या होता है ना, कोई भी बिजनेस फर्म जो है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर अंडरस्टैंड करेगा तो वो धीरे धीरे क्या कर सकता है, अपना इमेज को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकता है, और वो उन चीज़ों को, रेलिवेंट चीज़ों को उठा सकता है जो कि इन्वायरमेंट जिसके साथ सेंसिटिव है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि हमको पता है कि हम लोग को ना बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। अब हम लोग लाइक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो इससे अवेयरनेस क्या, बहुत सारी कंपनीज है, देखिएगा कि गो ग्रीन का कैंपेन्स रन करिए। इससे क्या होता है ना कि उनका इमेज जो है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। जैसे वेमेन एम्पावरमेंट, वेमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है तो हमें अपनी जो वेमेन है, हमारी जो कंट्री की या फिर वर्ल्ड की जितनी भी औरतें, उनके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको भी मेन के बराबरी में, मतलब उनको भी एम्पावर करने का ज़रूरत है। तो देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस टाइप के कैंपेन्स रन करती है, जिससे क्या होता है, उनका पब्लिक इमेज भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस लर्निंग। ना व्हाट इज कंटिन्यूस लर्निंग, देखिए इन्वायरमेंट कभी भी क्या होता है, स्टैग्नेंट नहीं रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना, इट्स नॉन स्टैटिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो सिंस इन्वायरमेंट इतना रैंडमली चेंज होता जा रहा है, इतना रैपिडली चेंज होता जा रहा है, तो हम लोगों का भी ज़रूरत क्या है कि हम लोग कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करें, उसको अंडरस्टैंड करें और कंटिन्यूसली लर्न करते चले गए। समझ में आया आपको? तो हम लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से एक बार चलिए गो थ्रू कर लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस का फीचर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर्स रैदर। इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसको मैं आपको रिकैपिचुलेट कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। अभी नेक्स्ट चलते चलिए डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की तरफ। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का बेसिकली दो डायमेंशन है, एक है माइक्रो इन्वायरमेंट और एक है मैक्रो इन्वायरमेंट। सबसे पहले चलिए माइक्रो इन्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, इट रेफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच एक्सरसाइज एंड डायरेक्ट, क्या लिखा हुआ है, इट refers to those internal and external factors which exercise direct influence on the working and performance of individual business organization। का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, वो internal और external forces जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ऑन द वर्किंग ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो सारी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो क्या होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट में दो फैक्टर्स होते हैं, पहला होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। चलिए इंटरनल फैक्टर क्या होता है पहले ये पढ़ते हैं। इंटरनल फैक्टर जो होता है वो बिजनेस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि देखिए ये बिजनेस के अंदर होता है, आपको आपके जो फैक्टर्स है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, तो आप उसको कंट्रोल करने में बिल्कुल भी कॉम्पैटिबल हो। समझ में आया? और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है ना, बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करता है, आपके बिजनेस के अंदर नहीं होता, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फाइन, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या होता है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स और जो सीईओ वगैरह होता है, उनका वैल्यूज़, उनका बिलीफ और एटीट्यूड जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर देखिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, उनका बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत ही वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन के भी कल्चर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जितने भी सब ऑर्डिनेट्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए क्या होता है, कोई भी बिजनेस की जो फिलॉसफी होती है ना, कोई भी बिजनेस की जो फिलॉसफी होती है, दिस इज बिजनेस, कोई भी बिजनेस की जो फिलॉसफी होती है और जो भी कोई भी कंपनी का जो पर्पस होता है ना, वो क्या क्या चीज़ में गाइड करता है, वो सबसे पहले बिजनेस को हेल्प करता है उनका प्रायोरिटीज सेट करने में, फिर बिजनेस का स्ट्रैटेजीज बनाने में भी गाइड करता है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट और मार्केट स्कोप डिटर्मिन करने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम लोगों को। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉम्पोजिशन है, आपका मैनेजमेंट का जो डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, और जो भी आपके कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसका बहुत ही स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है ऑन बिजनेस डिसीजन। समझ में आया, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट है पावर स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है ना, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, और उनके जो सीईओ होते हैं, उनके बीच का जो इंटरनल पावर रिलेशनशिप होता है ना, वो अल्टीमेटली क्या होता है, बिजनेस को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी इमेज एंड ब्रांड इमेज। देखिए कंपनी का कोई भी इमेज हो, कंपनी का जो इमेज और ब्रांड इक्विटी है ना, वो क्या चीज़ में हेल्प करता है कंपनी को, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर कंपनीज टू अरेंज फंड्स एंड फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग अलायंसेज एंड टू क्रिएट अ वेरी गुड इमेज ऑफ द कंपनी। देखिए कोई भी कंपनी का अगर अच्छा इमेज है, अच्छा ब्रांड इक्विटी, उससे क्या होता है, उनको फाइनेंसेस वगैरह बहुत ईजिली मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर उनको कोई एसोसिएशन या फिर अलायंस करनी होती है, तो लोग बहुत खुशी खुशी उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है ना, एक बहुत ही अच्छा इमेज क्रिएट हो जाता है कंपनी का, जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। देखिए क्या होता है ना, कोई भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, उनका कॉम्पिटेंस, मोराल और मोटिवेशन। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है उनका कोऑर्डिनेशन, मोराल का मतलब होता है उनका एटीट्यूड, और मोटिवेशन का मतलब होता है वो कितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, एक्साइटेड है या फिर इंथुजियास्टिक है कोई भी काम करने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सक्सेस ऑफ द फर्म। देखिए एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ लीडर ही नहीं है अकेला जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएगा, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है ना, वो क्या होता है, टीम वर्क होता है, और वो टीम वर्क क्या, एक लीडर भले ही लीड कर सकता है आगे से, लेकिन परफॉर्मेंस तो पूरा टीम को ही करना पड़ेगा, और अगर पूरा परफॉर्मेंस टीम अगर अच्छा से करता है तो अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिलना ही मिलना है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, कोई भी बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, और मार्केटिंग कॉम्पिटेंस होता है, वो भी क्या करता है, कहीं ना कहीं बिजनेस को सक्सेस दिलाता है। फाइन, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेंगे फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लास 12 आईएससी कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको क्या बताया था, मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दूंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नथिंग बट अग्रीगेट ऑफ थ्री थिंग्स। व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स? फर्स्ट वन इज कंडीशन, second one is events, and third one is influence which creates an impact on the business organization। मैंने conditions का मतलब आपको क्या बताया था, हालात बताया था, मैंने आपको events का मतलब क्या बताया था, आयोजन बताया था, और मैंने influences का मतलब प्रभाव बताया था। मैंने एग्जाम्पल में आपको क्या बताया था, मैंने एग्जाम्पल में आपको ये बताया था कि जैसे अभी क्या है, अभी मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली तीन चीज़ों से भरा हुआ है। क्या? कंडीशन, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस। कंडीशन क्या है, कोरोना वायरस होकर रखा है। इवेंट्स क्या है, लॉकडाउन के हालात है, लॉकडाउन है ही, और साथ ही साथ हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि मुझे फिजिकल क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस नहीं देना है, मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, राइट। तो ये मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी जिससे आपको रेवेन्यू अर्निंग हो, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, मतलब बिजनेस के आसपास का वातावरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। इस पर हम लोग ऐड ऑन करके ये भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, तो उसका आसपास की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कस्टमर किस टाइप के हैं, यंग है, एजड है, लोगों का एटीट्यूड, परचेजिंग पावर, ये सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट ही है। फाइन, उसके बाद हम लोग फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में गए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। मैंने आपको क्या बताया था, बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर ही क्या, एग्रीगेट नेचर का है। कोई भी एक चीज़ से बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बनता। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नथिंग बट इज एग्रीगेट ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स।
फिर मैंने आपको जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस बताया था। जनरल फोर्सेस क्या बताया था, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब आपके कस्टमर्स, आपके कंपेटिटर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके सप्लायर्स, जिनका आपके बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट है। फिर इंटर रिलेटेडनेस बताया था कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। और इंटर रिलेटेड होने के कारण क्या होता है, उनका एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताया था कि पैंडेमिक के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। इसके कारण हेल्थ अवेयरनेस के कारण क्या हुआ, हेल्दी फूड आइटम्स का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको एक बार में समझना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसके जितने भी इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं ना, इट डे कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन चेंजिंग। इसलिए क्या कि अगर आप एक चीज़ समझ लें, जितना देर में आप समझते हैं उतना देर में कोई ना कोई नया चीज़ आ जाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ नॉट अ नॉन स्टैटिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था डायनेमिक पॉइंट पढ़ रहे हम लोग। बिजनेस इन्वायरमेंट नॉन स्टैटिक होता है, मतलब ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इसी के कारण क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आपके बिजनेस इन्वायरमेंट नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये सब उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिव है, मतलब इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। आज हो सकता है इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट के बिजनेस इन्वायरमेंट से मैच नहीं करता हो, इट्स टोटली डिफरेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एरिया, रीजन और कंट्री से डिफर होता चला जाता है। अनसर्टिनिटी के बारे में आपको क्या बताया था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। और बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट करना पड़ता है अपने बिजनेस को। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर मल्टी डायमेंशनल, मैंने आपको बताया था कि मल्टी डायमेंशनल तो है ही, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट का दो डायमेंशन, एक माइक्रो एक मैक्रो, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है म्यूचुअल डिपेंडेंस। देखिए जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है, दे आर इंटरडिपेंडेंट। जितने भी इकोनॉमिक फोर्सेज है वो कहीं ना कहीं क्या नॉन इकोनॉमिक फोर्सेज को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डाइवर्स नेचर। कोई भी एलिमेंट एक टाइप का नहीं है, हर एलिमेंट अलग अलग टाइप का है, वो बहुत ही डाइवर्स है। नेक्स्ट है नॉन कंट्रोलेबल। देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको बताया था कि कुछ फोर्सेज तो कंट्रोलेबल होती है, कुछ फोर्सेज नॉन कंट्रोलेबल होती है। आप अपने मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, अपने खुद के बिजनेस की पॉलिसीज को कंट्रोल कर सकते हो, बट देयर आर हेल लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर विच इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल। कोई भी सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज जो है ना, वो सारे फोर्सेस को कंट्रोल कर ही नहीं सकती। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको गवर्नमेंट पॉलिसी बताया। गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेके आती है तो आप क्या कर सकते हो, आपको चुपचाप उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या बताया था, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट से अवेयर हो तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली आपको बताता रहता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है, जिसका अगर आप फ़ायदा उठाए तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। मैंने मास्क सैनिटाइजर का एग्जाम्पल दिया था। अर्निंग वार्निंग सिग्नल, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा थ्रेट्स आ रहा है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन है जो आपके बिजनेस को एडवर्स इफेक्ट कर सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप अवेयर हो तो आपको वो सिग्नल्स बिजनेस इन्वायरमेंट से मिलते रहते हैं। इसमें भी आपको मास्क और सैनिटाइज़र का मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि अगर मैं लार्ज स्केल पे मास्क और सैनिटाइज़र बना रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला 3-4 महीना में वैक्सीन आ जाएगी और लोगों तक पहुँच जाएगी, तो मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कम कर दूंगा, नहीं तो मेरे को बहुत ह्यूज लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। कस्टमर फोकस का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट हम लोगों को कस्टमर का ना कांस्टेंट चेंजिंग नीड्स के बारे में बताता है, जिसके कारण हम अपने कस्टमर्स का नीड्स को सेटिस्फाई करते हो और कस्टमर भी खुश रहते हैं और हमारे कस्टमर रिटेन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आपको बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है इन्वायरमेंट से, जो कि आपका बिजनेस का स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोपिंग विद द चेंज, जितने भी बिजनेस के लीडर्स होते हैं ना, उनको इन्वायरमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होंगे तो वो बिजनेस को मैसेज कैसे देंगे, अपने सबऑर्डिनेट को मैसेज कैसे देंगे, तो इसलिए इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज। देखिए पब्लिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट से अवेयर हो तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उनको उठाकर अपना इमेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि अभी हम लोग का जो इन्वायरमेंट है उसको उसको ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ जिसके साथ हम लोगों को डील करना है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो अवेयरनेस कैंपेन्स रन करी इन चीज़ों के लिए, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनका इमेज भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। कंटिन्यूस लर्निंग, अगेन बोलते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप कॉन्स्टेंटली लर्न करें तो आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हो अपने बिजनेस एंटरप्राइज को, आप बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ आप कोप अप करते चलते जा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपको
चैलेंजेस बेसिकली आएंगे, लेकिन आप क्या है उस चैलेंजेस को बहुत ही एफिशिएंटली डील भी कर पाओगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़े डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पहला है माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या था माइक्रो एनवायरनमेंट? माइक्रो एनवायरनमेंट बेसिकली इज नथिंग बट वो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसका किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही होते हैं, उसको कंट्रोल करना ईजी होता है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, वो बिजनेस के बाहर होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा नहीं सकता। फिर हम लोग पढ़े वो कौन से इंटरनल फैक्टर्स है जिसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इफेक्ट होता है। पहला कॉर्पोरेट कल्चर। मैंने आपको क्या बताया था, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स होते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनका वैल्यू बिलीव्स और एटीट्यूड जो होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करता है। जितना स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एटीट्यूड और बिलीव होगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी। नेक्स्ट है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए कोई भी बिजनेस का फिलॉसफी और ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है ना, वो बिजनेस के प्रायोरिटीज़, उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट, मार्केट स्कोप को गाइड करती है। नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, मैनेजमेंट का डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो क्या करता है, कोई भी कंपनी का बिजनेस डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, मतलब उसका डायरेक्ट बियरिंग है, स्ट्रॉन्ग बियरिंग है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, पावर स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ के बीच इंटरनल पावर रिलेशनशिप जो है वो बिजनेस डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। फिर मैंने आपको बताया था कंपनी और इमेज और ब्रांड इमेज के बारे में। देखिए कोई भी कंपनी का इमेज और ब्रांड इमेज के कारण क्या होता है ना, कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है इन रेजिंग फंड्स एंड गेटिंग एसोसिएट विद फॉर्मिंग अलायंस विद अदर ग्रुप्स। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन अदर रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का कॉम्पिटेंस, मॉरल और मोटिवेशन, ये तीन चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को अकेला लीडर नहीं ले जा सकता आगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। आपको अगर एज अ टीम अगर जीतना है तो आपको पूरा टीम को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि एम्प्लॉयज़ का भी कॉम्पिटेंस, मोरल और मोटिवेशन हमेशा हाई रहना चाहिए, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड कर पाएगा। और साथ ही साथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मार्केटिंग कॉम्पिटेंस है, वो भी क्या कर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के लिए कई हद तक जिम्मेदार है। तो गाइज आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा और इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।